नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 जुलाई। तो 20 जुलाई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है आपका, टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से कुल 120 खिलाड़ियों का दल भाग लेगा। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है, यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आप यदि मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम को देना चाह रहे हैं या फिर देते हो, तो उस कंडीशन में आपको ये बात याद रखना है कि ओलंपिक में ये 120 खिलाड़ियों का दल जो जा रहा है भारत की ओर से, इसमें मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे। तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। और ये कहाँ कहाँ के निवासी हैं? एक खरगोन का व्यक्ति है और दूसरे कौन है? इटारसी खिलाड़ी हैं। जो खरगोन के ये खिलाड़ी हैं, ये इनका नाम क्या है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ये शूटिंग खेल से संबंधित हैं। और दूसरे जो खिलाड़ी हैं वह इटारसी के निवासी हैं, जिनका नाम क्या है? विवेक सागर प्रसाद, और ये हॉकी खेल से संबंधित हैं। तो दोनों बातें आपको याद रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए दोनों ही बातें क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कहा गया SCO समिट के बारे में। अब ये SCO क्या होता है, तो पहले हम थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। वर्ष 2021 की SCO समिट नवंबर में तजाकिस्तान की राजधानी दुशान्बे में आयोजित की जाएगी। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि 2021 का जो SCO समिट होगा वो कहाँ पे कराया जाएगा? तजाकिस्तान की राजधानी दुशान्बे में। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या याद रखना है कि इससे पहले जब 2020 में इसकी समिट आयोजित कराई गई थी, तो वो कहाँ पे कराई गई थी? तो बेसिकली 2020 में कोरोना महामारी फैली हुई थी। तो कोरोना महामारी के काल में हुआ क्या था कि रूस ने इसको होस्ट किया था, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहायता से इस समिट को किया गया था। ठीक है, तो दोनों बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब हम इसमें जान लेते हैं आगे कि आखिर ये SCO समिट होता क्या है। देखिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया किसने था? तो इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना चीन के द्वारा 2001 में की गई थी। जब चीन ने इसको बनाया है तो इसका जो हेडक्वार्टर होगा वह क्या होगा? चीन जहाँ चाहेगा वहीं उसका होगा, क्योंकि इसको बनाया किसने है? चीन ने ही बनाया। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चीन की राजधानी बीजिंग में। ठीक है, तो ये बात हो गई। आगे इसमें जानते हैं अपन कि इसमें कुल ऐसी कितनी कंट्रियां हैं जो कि इस वाले ऑर्गेनाइजेशन की सदस्य हैं। तो आंसर क्या होगा? 8। ठीक है, और इसमें एक और क्या बात है, इसमें यूरोपियन देश शामिल होते हैं। ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है इसमें केवल यूरेशियन यूरेशियन का मतलब क्या होता है? यूरोप के देश और कुछ एशिया के देश, दोनों देशों को दोनों कॉन्टिनेंट को मिलाकर, दोनों महाद्वीपों को मिलाकर इसका क्या मिलाया गया है? यूरेशियन देश कहा गया है इसमें। ठीक है, चलिए आगे कुछ और बातें जान लेते हैं SCO के बारे में। जब इसे 2001 में बनाया गया था पहली बार, उस समय इसमें केवल 5 सदस्य ही इसके क्या थे? मेंबर थे। 5 देश ही इसके क्या थे? मेंबर थे। जो ये 5 सदस्य इसके जो मेंबर थे वह कौन कौन से थे? चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 5 स्टार्टिंग में क्या थे? इसके मेंबर थे। 2001 में इसे संघाई 5 के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, वर्तमान में कितने कंट्रीज हैं इसकी मेंबर? वैल्यू क्या होगी? 08। ठीक है, आगे इसमें क्या गया है कि वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान को इस समूह में जोड़ा गया। वेरी मोस्ट IMP, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संघाई ऑर्गेनाइजेशन में भारत को कब जोड़ा गया था? तो कौन से ईयर में जोड़ा गया था? वर्ष 2017 में। साथ ही साथ में पाकिस्तान को भी इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, इसलिए इसमें कहा जाता है कि जब भारत और पाकिस्तान को इस ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ा गया था तो उस समिट को अस्ताना समिट के नाम से जाना जाता है। अस्ताना के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जब जोड़ा गया था तो अस्ताना जो शहर है वहाँ पर ये समिट हुई थी, उस समिट के दौरान इसको जोड़ा गया था। तो प्रश्न इसका सिंपल सा ये बन सकता है आपसे कि अस्ताना समिट का मतलब क्या होगा? भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2017 में
HCO समिट में जोड़ना क्या कहलाता है? अस्थाना समिट कहलाता है। बेसिक सी बात है, आपको ये याद रखना है। आगे इसमें 3 बिंदु और याद रखना है आपको। इस समूह की स्थापना अभी मैंने बताई वर्ष 2001 में की गई थी। इस समूह का जो चार्टर अधिनियम होता है, चार्टर मतलब इसको लागू कब किया गया था, अधिनियमित रूप से इसको लागू कब किया गया था, तो वह कौन सा वर्ष होगा? 2002। और इसमें काम करना कब शुरू किया गया था? वर्ष 2003। तीनों आपके लाइन से हैं, तीनों बातें आपको याद रखना है पेपर की दृष्टि से, ठीक है। आगे इसमें क्या कहा गया है कि SCO में कौन सी भाषा को आधिकारिक रूप से कार्य में लिया जाता है, तो कौन कौन सी भाषाएं यूज करते हैं यहाँ पे? रूसी भाषा और चीनी भाषा। रूसी और चीनी भाषा के अतिरिक्त SCO ऑर्गेनाइजेशन में अन्य किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। तो संघाई ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित आपको इतनी बातें कम से कम याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे नए टॉपिक की आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका इसमें UN प्रत्येक वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। मतलब UN के द्वारा प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को कौन सा डे मनाते हैं? विश्व कौशल दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको नीचे याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। आगे इसमें कहा गया कि 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो कुछ ये महत्वपूर्ण आपके डेट्स हैं जो कि आपको पेपर के लिए याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आगे आपसे इसमें कहा गया है क्वांट समूह को लेकर। देखिए सबसे लास्ट में एक नाम लिखा है क्वाड। क्वाड समूह क्या होते हैं? क्वाड मतलब आपने यदि मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी हो, मेंसुरेशन या क्षेत्र में थी, तो उसमें एक होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पे एक टर्म मैंने यूज़ किया है क्वाड समूह। क्वाड समूह का मतलब क्या होता है? यदि किसी भी समूह को जब पहली बार बनाया जाए और उसमें मेंबर ऑफ कंट्री कितनी हो जाए? 4। यदि स्टार्टिंग में आप किसी समूह को बना रहे हैं और उसमें यदि समूह में बनाए जाने वाले कुल देशों की संख्या 4 हो जाए तो उसी समूह को अपन क्या बोलते हैं? क्वाड समूह कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है हाल ही में, अफगानिस्तान से अमेरिका की जो सेना है वो वापस आ चुकी है। तो फिर से क्या हो रहा है, वहाँ पे तालिबान क्या कर रहा है? सक्रिय हो रहा है। वहाँ पे क्या कर रहा है? इंटरफेयर कर रहा है अफगानिस्तान की सरकार को लेकर। अब यहाँ पे हाल ही में आपको पता होगा कि भारत के जो पत्रकार थे दानिश सिद्दीकी, उनकी हत्या कर दी गई तालिबान हमले के माध्यम से, ठीक है। तो मतलब ये दुखद खबर है उसमें। तो आपको पेपर के लिए देखो क्या याद रखना है, अमेरिका यहाँ पे क्या काम है। देखो अमेरिका ने अभी कुछ समय पहले क्या कर ली? अपनी सेना बुला ली। अब जब तालिबान यहाँ पे फिर से एक्टिव हो रहा है वही सब करने के लिए, तो अमेरिका फिर से उसमें कूद पड़ा है अपनी बात को रखने के लिए। तो अमेरिका यहाँ पे क्या कर रहा है? एक क्वाड समूह को बना रहा है जिसका काम क्या होगा कि इस तालिबान के द्वारा जो टेररिज्म किया जा रहा है उसको कम करने का, ठीक है। तो देखिए इस क्वाड समूह में कौन कौन सी 4 कंट्रियां रहने वाली हैं वो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो अमेरिका बना रहा है, तो अमेरिका तो उसमें रहेगा ही रहेगा। किसके लिए बना रहा है? अफगानिस्तान के लिए। तो दूसरी कंट्री कौन सी होगी इसमें? अफगानिस्तान। तीसरी कंट्री कौन सी होगी? उज्बेकिस्तान। और फोर्थ कौन सी होगी इसमें? पाकिस्तान, ठीक है। ये 4 महत्वपूर्ण कंपनियां रहेंगी जो कि आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे इसमें कहा गया है कि मालाबार अभ्यास 2020 2 चरणों में आयोजित किया गया था। आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा अरब सागर वाला एरिया है दक्षिण भारत का, उस वाले तट को हम क्या बोलते हैं? मालाबार तट कहते हैं। तो मालाबार जो अभ्यास होता है यह 2020 में जब आयोजित कराया गया था नवंबर में, तो ये 2 चरणों में कंप्लीट कराया गया था। अब यहाँ मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अपन थोड़ी देर पहले क्वाड ग्रुप के बारे में बात की है। तो ये भी एक क्वाड ग्रुप होता है, मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है, थोड़ा सुनिए इसके बारे में आप। तो मालाबार अभ्यास 2 चरणों में कराया गया 2020 का, जिसमें से पहले वाले चरण का अभ्यास बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के तट पर आयोजित किया गया था, ठीक है। और जो दूसरा वाला अभ्यास था दूसरे चरण का इसी में, वह कहाँ कराया गया था? अरब सागर में आयोजित कराया गया था। तो पहली तो 2 बातें आपको ये याद रखना है कि वर्ष 2020 का मालाबार अभ्यास 2 चरणों में किया गया था और दोनों चरण के मैंने आपको नाम बता दिए, ठीक है। आगे जरा देखिए आप इसमें कि ये मालाबार जो अभ्यास होता है वास्तविकता में ये होता क्या है और क्यों इसको आयोजित कराया जाता है। देखिए
यह पहली बात तो एक नौसैनिक अभ्यास है कि अलग अलग देशों की जो नौसेनाएं होती हैं, जिसे अपन नेवी आर्मी बोलते हैं, उनके बीच में यह अभ्यास कराया जाता है। तो पहले सबसे पहले आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखना है कि इस अभ्यास की शुरुआत सबसे पहले एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में भारत और अमेरिका के बीच में 1992 में शुरू की गई थी। मतलब जब यह अभ्यास पहली बार शुरू किया गया था, उस समय यह भारत की नौसेना और अमेरिका की नौसेना के बीच में शुरू किया गया था, इसलिए इसे द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कहा गया। और स्टार्ट कब किया था? 1992 में। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया और जब वर्ष आपका आया 2015, तो 2015 में इन्होंने क्या किया कि इस अभ्यास में जापान को भी शामिल कर लिया। तो आपको ये बात इसमें याद रखना है कि वर्ष 2015 में जब मालाबार अभ्यास आयोजित कराया गया था, तो उसमें जापान देश इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। जैसे ही इसमें जापान शामिल हुआ तो इसका नाम क्या हो गया? त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, ठीक है। आगे चलिए इसी में आगे और जानते हैं बातों को अपन। वर्ष 2020 में जब इसे आयोजित कराया गया, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो 2 चरणों में आयोजित कराया गया था, तो उस चरण में जब इसे आयोजित कराया गया था, तो आयोजित करवाने से पहले इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की घोषणा कर दी गई। तो देखो कितने कंट्री कंप्लीट हो गई इसमें। एक तो भारत, दूसरा कौन है? अमेरिका, तीसरा कौन आ गया इसमें? जापान, और चौथी कंट्री कौन आ गई इसमें? ऑस्ट्रेलिया। तो देखो शुरुआत कर कहाँ से हुई? 2 कंट्रियों से, और अब कितनी हुई? 4 कंट्रियाँ। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब भी 4 कंट्रियों का समूह बन जाए तो उसे क्या बोलते हैं अपन? क्वाड ग्रुप बोलते हैं। तो मालाबार अभ्यास का एक और नाम क्या होगा? क्वाड ग्रुप। इसमें कौन कौन सी कंट्रियाँ शामिल होती हैं? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान। तो वर्ष 2020 में पहली बार कौन सा देश शामिल हुआ था मालाबार के अभ्यास में? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जो मैंने आपको इसमें बता दिया है। आगे ये जो नाम लिखे हैं वही आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो मालाबार जो अभ्यास होता है यह नौसैनिक अभ्यास होता है। इससे संबंधित कम से कम इतनी तो बातें आपको इसमें याद रखना पड़ेंगी, ठीक है। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं अगले को टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आपका किससे है? भारतीय नौसेना से है। देखिए अब हुआ क्या है, रिसेंटली अमेरिका की जो नौसेना, जो वायुसेना है, अमेरिका की जो वायुसेना है, उसके द्वारा हाल ही में भारत की वायुसेना को MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपे गए हैं, ठीक है। मैं एक इमेज के माध्यम से आपको बता देता हूं, और इमेज में आप इसको देखिए हेलीकॉप्टर को। इसका नाम क्या है? MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। ये किसने दिया है हमको? हाल ही में ये हमें अमेरिका ने दिया है। अब जब बात अमेरिका की आ गई है, तो इससे पहले भी अमेरिका ने हमें कई हेलीकॉप्टर दिए हैं, जिसमें कुछ समय पहले इन्होंने हमें चिनूक हेलीकॉप्टर दिया था, चिनूक, ठीक है। तो चिनूक का मैं फोटो दिखा देता हूँ आपको, देखिए जरा इसको। ये हमें अमेरिका ने दिया था, इसका नाम क्या है? चिनूक हेलीकॉप्टर। और चिनूक के साथ साथ एक अन्य हेलीकॉप्टर और है अपाचे हेलीकॉप्टर। तो उसकी फोटो और देख लीजिए आप, अपाचे। तो ये भी हमें किससे मिला था? यूएसए से। तो यूएसए ने वायुसेना के इतिहास में अभी तक हमें कुल 3 हेलीकॉप्टर सौंपे हैं। पहला कौन सा था आपका? अपाचे, दूसरा कौन सा है आपका? चिनूक, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? MH-60 रोमियो, ठीक है। तीनों कौन सी कैटेगरी के हैं? हेलीकॉप्टर कैटेगरी के हैं, ठीक है, फाइटर जेट नहीं है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। आगे आपने एक डील का नाम सुना होगा, राफेल डील, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में। अभी इसको लेकर भ्रष्टाचार हुआ और फ्रांस से हमने इसमें लिया, तो फ्रांस के न्यायालय में इसका केस चल रहा है भ्रष्टाचार को लेकर। एक तो कंपनी पे केस चल रहा है जिस कंपनी ने इसको बनाया है, और दूसरा भारत का भी इसमें इन्वॉल्व रहा है, क्योंकि डील इतनी बड़ी है कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार होने की आशंका जताई गई है, ठीक है। तो चलिए इसको हम जानते हैं। तो साथ ही साथ इसमें आपको जानना है कि फ्रांस के द्वारा हमें राफेल फाइटर जेट प्लेन दिए गए हैं भारत को। तो इसका फोटो भी आप देख लीजिए। ये हमें कितने दिए गए हैं? कुल 36। नंबर कितने इसके? 30। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रांस से जो हमें फाइटर जेट दिया गया है उनकी संख्या कितनी है, इसका नाम क्या? राफेल। तो संख्या कितनी है? 36। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। चलिए हम कुछ सेना से संबंधित कुछ दिवसों की बात कर लेते हैं आगे इसमें, ठीक है।
सबसे पहले इसमें आपसे कहा गया है कि राष्ट्रीय नौसेना दिवस, तो राष्ट्रीय नौसेना दिवस प्रत्येक 4 दिसंबर को प्रत्येक साल या प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा आपको दिया राष्ट्रीय वायुसेना दिवस, यह प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तीसरा है राष्ट्रीय थल सेना दिवस, यह प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। और अगला नेक्स्ट दिया है राष्ट्रीय सेना दिवस। यदि आपसे पूछें राष्ट्रीय सेना दिवस या फिर पूछते हैं राष्ट्रीय थल सेना दिवस, दोनों एक ही बात होती है और दोनों कब मनाते हैं, 15 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे है किससे संबंधित, कोरोना से संबंधित। देखिए कोरोना काल में टेस्टिंग करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो गया था, क्योंकि नंबर ऑफ आपके जो पेशेंट थे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, टेस्ट करवाना आसान हो नहीं पा रहा था, तो लंबी लंबी कतारें लग रही थी। तो फिलहाल मैं आपको देखिए इसमें क्या अपडेट आया है आपका कोरोना को लेकर। IIT हैदराबाद जो है उसने हाल ही में एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो क्या करेगा, कोरोना की टेस्टिंग करेगा आपकी। और इस डिवाइस का नाम क्या है, कोवी होम। मतलब हम घर पर रहकर इस डिवाइस की सहायता से कोरोना की जो टेस्टिंग होती है उसको पता कर सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको केवल पेपर के लिए इतनी सी बात याद रखना है आपको कि कोवी होम किससे संबंधित है, तो ये कोरोना की टेस्टिंग से संबंधित है। और इसे किसने बनाया, IIT हैदराबाद के द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, चलिए इसी में जब बीमारी का नाम आया है कोरोना, तो कोरोना से संबंधित अभी एक और बीमारी लॉन्च हुई है हाल ही में। हालांकि ये बीमारी पुरानी है लेकिन अभी ये कुछ समय पहले से चर्चा में। आपने नाम सुना होगा मंकी पॉक्स, मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स के पहले आपको एक और नाम जानना होगा, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स मतलब क्या होता है, एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे शरीर के ऊपर छोटे छोटे दाने टाइप के पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये बीमारी पहले आई और चली भी गई, लेकिन अभी वर्तमान समय में एक और नई बीमारी आ गई जिसका नाम क्या है, मंकी पॉक्स। ये स्मॉल पॉक्स का ही एक वर्जन रूप है, या आप कह सकते हो स्मॉल पॉक्स का ही एक रूप है, जो कि क्या होता है, एक तरीके का वायरल रोग होता है। ठीक है, वायरल। अब ये मंकी पॉक्स से दिया तो ये कैसे फैलता है, जानवरों से किस में फैलता है, इंसानों में। इसलिए देखो इसमें मैंने लिखा है जूनोज बीमारी। जूनोज शब्द का मतलब क्या होता है, यदि किसी भी प्रकार की बीमारी जो कि जानवरों में उत्पन्न है या जानवरों में किसी भी वायरस के कारण वह वायरस किसी भी माध्यम से, हवा के माध्यम से या किसी कांटेक्ट के माध्यम से इंसानों में पहुंच जाए और वो बीमारी का रूप ले ले, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जूनूज कहते हैं। साधारण सी बातों में केवल आप इतना याद रखना जूनूज के लिए, यदि कोई भी बीमारी जानवरों से मनुष्यों में आती है तो उसे हम जूनूज बीमारी कहते हैं। और प्रत्येक साल हम 6 जुलाई को जूनूज दिवस मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड जूनूज दिवस। इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले एक ऐसी महान शख्सियत की जो दक्षिण अफ्रीका की है। ठीक है, इनका नाम क्या है, नेल्सन मंडेला जी। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें कि प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं। नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। कब मनाते हैं, 18 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, अब ये पर्सन है कौन, यह दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इन्हें फादर ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। इन्हें इनके जीवन काल में लगभग 250 से भी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिए गए हैं। फिलहाल में हम केवल एक ऐसे अवार्ड की बात करेंगे जो कि इन्हें दिया गया था 1993 में, शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और इनसे संबंधित कुछ बुक लिखी गई हैं, और जो इम्पोर्टेंट बुक हैं जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, उन दोनों पुस्तकों का आप नाम याद रखना। पहली पुस्तक है इसमें द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मतलब हमें यदि आज़ादी प्राप्त करना है तो हमें एक लंबी जो लड़ाई होती है उसको लड़ना पड़ता है, या लंबे कदमों के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो पहली बुक का नाम क्या है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और सेकंड बुक का नाम क्या है, इन हिज ऑन वर्ड। ठीक है, तो ये दोनों पुस्तक आपको याद रखना है। ये किससे संबंधित है, नेल्सन मंडेला जी से संबंधित है। दोनों ही बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली पुलिस लाइब्रेरी शुरू की गई है।
देखिए कितना अच्छा इनॉग्रेशन किया इन लोगों ने। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस डिपार्टमेंट है वहाँ का, कहाँ का, मुजफ्फरपुर का। क्यों है? क्योंकि इस लाइब्रेरी की स्टार्टिंग कहाँ पे की गई है? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में इसकी स्टार्टिंग की गई है। अब ये लाइब्रेरी है क्या? पुलिस लाइब्रेरी। यदि कोई भी पुलिसकर्मी जो कि उस कार्यालय में काम करता है, या जो कांस्टेबल है, या फिर कोई एसआई है, यदि ये आगे अपने करियर में कुछ और अच्छा अचीव करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस लाइब्रेरी को इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के बनाया गया है। आप वहाँ बैठकर वहाँ से पुस्तकें परचेज करके पढ़ सकते हैं। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर इस लाइब्रेरी को ओपन किया गया है। तो पेपर के लिए आपको केवल इतनी सी बात याद रखना है कि पुलिस लाइब्रेरी भारत में पहली बार कहाँ खोली गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे प्रश्न है आपका जम्मू कश्मीर की उच्च न्यायालय से। अब देखिए हुआ क्या है, जब से 2019 से लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरी बना है, तब से लद्दाख में वहाँ का उच्च न्यायालय नहीं है। तो लद्दाख में जितने भी केसेस आते हैं उनको कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ता है हर बार? जम्मू कश्मीर में। तो इन्होंने क्या फैसला लिया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो उच्च न्यायालय होगा उसको एक ही कर दिया है, मतलब कॉमन कर दिया है। तो आपको इसका नाम क्या याद रखना है? क्या नाम याद रखना है उच्च न्यायालय का? इनके हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, मतलब वहाँ का जो हाई कोर्ट होगा उसका नाम ये रखा गया है। ठीक है, दोनों क्या हुआ है आपके? कॉमन हो गए हैं। इस न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वही कौन है? पंकज मित्तल जी। इनका नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि अभी खबर में चर्चा में है, तो पेपर के लिए आपको इसको याद रखना है। आगे क्या कहा गया है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो आंसर क्या होगा? 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है जम्मू कश्मीर से संबंधित। ठीक, चलिए अब हम आगे कल के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि अगस्त 2021 में आयोजित होने वाले यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नरेंद्र मोदी। तो आप पेपर के लिए इसको याद रखना, इस बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ डे जान लेते हैं आपके लिए क्या है। आपको बताना है कि हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसने ग्रेन एटीएम की सुविधा स्टार्ट की है या वह ग्रेन एटीएम लगाया है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसका कमेंट में आंसर कीजिए क्योंकि ये मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और कल फिर एक नई करंट अफेयर्स क्लास पढ़ेंगे।